बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हकीकत की एक नई एपिसोड के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान सैयदा इकरा बुखारी। नाज़रीन, ख्वाब हर इंसान देखता है। कुछ के ख्वाब बड़े होते हैं और कुछ लोगों के ख्वाब भी उनकी हैसियत के मुताबिक ही होते हैं। कुछ लोग अपने ख्वाब पूरा करने के लिए दिन रात एक कर देते हैं और फिर वो उसकी ताबीर भी पा लेते हैं। ख्वाब खुद देखना बुरी बात नहीं है, लेकिन किसी के ख्वाबों को चकनाचूर करना बहुत बड़ा जुर्म है। नाज़रीन, नवीद मानसहरा से लाहौर अपने ख्वाबों की ताबीर के लिए आया था और आहिस्ता आहिस्ता मेहनत करते हुए वो अपनी मंजिल के करीब भी पहुंच गया था। वो मजदूरी करते करते एक कारोबारी शख्स बन गया था और सिर्फ 25 साल की उम्र में वो मोटरसाइकिल के स्पेयर पार्ट्स का कारोबार करने लगा था। जमाल और नवाज उसके गांव से आए थे और उनके पास कोई काम भी नहीं था। वो भी उसके पास काम के लिए आन पहुंचे थे। तीनों मिलकर एक फ्लैट लेकर रहते थे। क्योंकि नवीद अच्छे दिल का था और अपने इलाके के लोगों से प्यार करता था, इसीलिए जमाल और नवाज के लिए अच्छा सोचता था। वो भी नवीद की वजह से अब खुश थे, क्योंकि उनको भी रोजगार मिल गया था। लगता है लाश को वजनी चीज से मारा गया, लेकिन हालात बता रहे हैं कि डकैती की और लूटने से पहले नवीद को मारकर फ्लैट का तसल्ली से जायजा लिया गया, लेकिन नवीद की कोई मूवमेंट नजर नहीं आ रही। सर, लगता है मारने वाले ने नवीद को सोते ही मारा है। वो तो ठीक है अफजल, लेकिन कुछ तो हिलजुल होनी चाहिए। तुम ऐसा करो कि अच्छी तरह से देखो, कुछ मिलता है तो बताओ, एक एक चीज को चेक करो। ठीक है सर। और हाँ, एम्बुलेंस बुलाओ, लाश को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाओ। ओके सर। साहब जी, कातिल को आपने छोड़ना नहीं है। ऐसे ही होगा, लेकिन फिलहाल तो कातिल ने कोई सबूत नहीं छोड़ा। साहब जी, हमारे इतने अच्छे दोस्त ने भला किसी का क्या बिगाड़ा था साहब जी? बकौल तुम्हारे, तुम उसके अजीज हो, उसके साथ रहते थे ना। साहब जी, हम रात को इधर आए नहीं जी, हम तो दादा साहब गए हुए थे, उधर ही सो गए थे। जब वापस आए फ्लैट पे साहब जी, तो नवीद को इस हालत में पाया। सब तो पहले मैंने आपको फोन किया है। इसकी फैमिली में कोई है? आज माँ बाप है जी इसके बाप को फोन किया है, आ रहा होगा। अफजल जी सर। तुम केस की पूरी हिस्ट्री याद करो और मुझे थाने आकर रिपोर्ट करो। आप लोग मुझे थाने आके मिले। नवीद जो ख्वाब सजाकर लाहौर आया था, वो पूरे होने से पहले ही किसी ने चकनाचूर कर दिए थे। कामयाबी की तरफ बढ़ते हुए उसके कदम हमेशा के लिए रोक दिए गए थे। जमाल और नवाज के बकौल फ्लैट का दरवाज़ा सिर्फ उनकी वजह से नवीद खुला रखकर सोया था और किसी ने डकैती के चक्कर में नवीद को ही कत्ल कर दिया था। ये वाकई डकैती थी या किसी को नवीद से दुश्मनी थी, यह भी पुलिस को जानना बाकी था। तुम नवीद के बारे में जो भी जानते हो, अब जरा मुझे तफसील से बताओ। सर, नवीद एक बहुत अच्छा नौजवान था जी, और सारे पिंड वाले उसकी बड़ी तारीफें करते थे। साहब जी, हम बेरोजगार थे और बेयारो मददगार थे, और साहब जी फाका कशी का शिकार थे। हमने सोचा कि हम नवीद के पास लाहौर चले जाते हैं, वो हमें किसी काम पे लगवा देगा। ये कब की बात है? हाँ सर, ये कोई 3 से 4 माह हो गए जी। फिर उसने तुम्हें काम पर लगाया? हाँ जी साहब जी, उसने हमें अपनी दुकान पर मुलाजमत पर रख लिया था साहब जी, 10-10 हज़ार रुपये पर। यानी एहसास करने वाला जवान था। जी सर, वो तनख्वाह के अलावा हमारे खाने पीने का भी जिम्मा ले लिया था उसने। सही। तुम्हें क्या लगता है कि इसके कत्ल के पीछे कौन हो सकता है? कोई अनबन? साहब जी, ज्यादा हमें पता नहीं है साहब जी, लेकिन हाँ साहब जी, उसका जो मैनेजर है ना शफीक,
उसके साथ उसकी सख्त लहजे में बात होती रहती थी। शफीक, ये कहाँ मिलेगा ये? आज तो छुट्टी है सर, और वैसे भी उसे इत्तला भी नहीं है। अब शायद कल ही दुकान पे आएगा। तुम मुझे उसका फोन नंबर लिखवाओ और उसे फोन करो कि वो थाने पहुंचे। मैं साहब जी, आप साहब जी उसका नंबर लिखें जी। फोन करो उसे। मैं मिलाता हूँ। हेलो शफीक, मैं नवाज बोल रहा हूँ। नवाज, क्या किधर हो तुम ना जल्दी से इधर थाने पहुंचो। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, आप लोग जा सकते हैं। बड़ी मेहरबानी साहब जी, मेहरबानी साहब जी, बड़ी मेहरबानी। सर, हाँ अफजल, कुछ मिला? सर कमरे की अच्छे तरह से तलाशी ली गई है। नवीद का पर्स और मोबाइल गायब है। अफजल, तुम्हें क्या लगता है कि ये डकैती का मामला है? सर वक्त से पहले तो कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन ज़ाहिरी तौर पे तो ऐसा ही लगता है। देखते हैं कि शायद पोस्टमार्टम रिपोर्ट से कुछ मिल जाए। ओके सर। चेक करो जरा। जमाल और नवाज ने मैनेजर शफीक का क्लू पुलिस को दे दिया था। बकौल उनके, नवीद क्योंकि अपने मैनेजर शफीक पर सख्ती करता था तो हो सकता है उसने किसी रंजिश में ये काम करवा दिया होगा। एसएचओ ज़ाहिरी तौर पर नजर आने वाली डकैती को मानने को तैयार ही नहीं था। उसके जहन में ये बात चल रही थी कि ये मामला कोई और ही है। उधर नवीद का बाप भी लाहौर पहुंचने ही वाला था। अभी हकीकत से कई पर्दे उठने वाले हैं। क्या बिगाड़ा था थानेदार साहब मेरे बेटे, उसे मार ही दिया। देखें, आप हौसला रखें, हम कातिल तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। और इस तरह मेरा बेटा वापस तो नहीं आ सकता। देखें, इसमें तो कोई कुछ नहीं कर सकता, लेकिन मेरा आपसे वादा है कि जब तक ये केस हल नहीं हो जाता मैं चैन से नहीं बैठूंगा। अभी 3 माह पहले उसकी मंगनी की थी और इसी साल 2020 में उसकी शादी। अच्छा ये बताएं कि खानदान में किसी से कोई अनबन या किसी से कोई झगड़ा? नहीं, वो तो जवानी लाहौर में आके हुआ था। वहाँ पीछे होता तो लड़ाई झगड़ा करता ना, और उसके अलावा भी मेरा बेटा लड़ाई झगड़े वाला था ही नहीं थानेदार साहब। कभी यहाँ के बारे में कुछ बताया हो? हमें तो सब अच्छा ही पता था। रिश्ता अपने खानदान में किया था या कहीं बाहर? उसकी सगी खाला के घर किया था और इससे पूछ के इसकी पसंद से किया था। सर पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ गई। क्या कहती है रिपोर्ट? सर रिपोर्ट से तो डकैती की नई कहानी मोड़ लेकर कत्ल की तरफ जा रही है। यानी बारी चीज मारने का मकसद कुछ और था, गला दबाकर मारा जा चुका। जी सर। अफजल, मुझे आज ही ये मैनेजर थाने में चाहिए। ओके सर। और तुम नवीद, जमाल, नवाज और शफीक के मोबाइल ट्रेस पर डालो। ओके सर। मुझे यकीन है कि कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। वो डकैती करनी थी और ले जाते, सब कुछ ले जाते, उसे जान से तो ना मारते, जान से तो ना मारते। आप फिक्र ना करें, अगर मकसद सिर्फ कत्ल था तो मैं कातिल के घर तक जरूर पहुंचूंगा, मैं छोड़ूंगा नहीं उसे। वही हुआ था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने तफ्तीश का रुख मोड़ दिया था। एसएचओ का शक ठीक निकला था कि डकैती का रंग दिया गया था, मगर असल में कत्ल मकसद था। लेकिन नवीद जिस कदर अच्छा लड़का था, उसका दुश्मन कौन हो सकता था? क्या उसको शफीक ने इसीलिए कत्ल करवा दिया था कि वो उसको हर वक्त पूछता रहता था, या हकीकत कुछ और थी? इससे पर्दा उठाएंगे, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक। नाज़रीन, ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे नवीद की पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर, जिससे साबित हो गया था कि नवीद को पत्थर मारकर नहीं मारा गया, बल्कि पहले गला घोंटकर मारा गया, फिर उसके चेहरे पर पत्थर मारा गया और फिर कत्ल को डकैती का रंग देने के लिए घर से नकदी चोरी की गई थी। पुलिस अभी तक किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकी थी और पहुंच भी नहीं सकती थी, क्योंकि घर में जो काट पछाड़ हुई उससे भी कुछ पता नहीं चला था और कोई निशान भी नहीं छोड़े गए थे। लेकिन पुलिस इंस्पेक्टर ने अब फोन ट्रेस करके फोन रिकॉर्ड हासिल करने को कहा था। उधर मैनेजर शफीक भी थाने पहुंच गया था। लगता था अब केस किसी न किसी अंजाम को पहुंचने ही वाला था। मुझे उम्मीद है कि मैं जो कुछ पूछूंगा तुम सच ही बताओगे। जनाब, मैं ऐसे बंदे को क्यों मारूंगा जिससे मेरी रोजी का वसीला था? वो तुम्हारी आए रोज पूछगिछ करता था। क्या तुम गपले मारते थे? जनाब, मैं हिसाब किताब में थोड़ा सा कमजोर था। हमारी अक्सर बात होती रहती थी, लेकिन लेन देन के मामले में मैंने कभी गड़बड़ नहीं की। देखो नवीद, हमें तुम्हारी कोई बात नहीं मिली तो मैं तुम्हारा वो हशर करूंगा कि तुम्हारी आने वाली नस्लें भी याद करें। मैंने पहले भी बताया कि नवीद बहुत अच्छा लड़का था, मैं उसे क्यों मारूंगा? तुम्हारे जैसे मुजरिम खुद को बड़े चालाक समझते हैं, लेकिन एक बात याद रखना, जुर्म खुद बोल पड़ता है। तुम रात के अंधेरे में गए और सोते में उसका गला दबा दिया। झूठ है जनाब, मैं तो कभी उसके फ्लैट पर गया ही नहीं और ना ही मुझे कभी जरूरत पड़ी है। बकवास कर रहे हो तुम। जमाल ने मुझे बताया कि तुम 3 मरतबा फ्लैट पे गए हो। तुम कहते हो कि मैं गया ही नहीं। छुट्टी का दिन था जब नवीद ने मुझे बुलाया था। झूठ ही इंसान को मरवा देता है, लेकिन एक बात याद रखना, अगर खुद बोलोगे तो मार नहीं पड़ेगी। थानेदार साहब, मैंने नवीद को कत्ल नहीं किया। तुम्हारा आखिरी दिन भी नवीद के साथ झगड़ा हुआ था ना? उसने तुम्हें निकाल देने में धमकी दी थी। जी सर, लेकिन असल बात यह थी कि शफीक भी जुर्म कबूल करने को तैयार था। बकौल शफीक के, नवीद से उसकी तूतू मेमा रूटीन के मुताबिक हुई थी और वो सिर्फ कारोबारी सतह तक थी। उसको कभी भी उससे सीरियस नहीं लिया था। मगर पुलिस को पता चला था कि जिस रात नवीद कत्ल हुआ उससे पहले दिन को शफीक को नवीद ने निकाल देने की धमकी भी दी थी। मगर शफीक उसको नॉर्मल बता रहा था। क्या शफीक सच बोल रहा था या पुलिस से बचने के लिए जुर्म को छुपा रहा था? कहीं ऐसा तो नहीं कि उसी ने दिल में बात रख ली हो और नवीद का कत्ल कर दिया हो? हाँ जी, और बाकी सारा काम ऐसा चल रहा है सब ठीक है ना? जी नवीद भाई, अल्लाह पाक का शुक्र है। हाँ जी ठीक है, देवन काम हो रहा है। तो याद आया वो जो मैंने तुम्हें अर्शद साहब के पास भेजा था पैसे लेने के लिए, उन्हें नहीं शफीक भाई, याद नहीं रहा। याद नहीं रहा? क्या याद नहीं रहा? जेन से निकल गया था। और तुम्हें पता भी है वो पैसे मेरे लिए कितने अहम थे? अब टेंशन न ले, मैं अभी कॉल करता हूँ उन्हें। फोन करता हूँ। और उन्होंने 1 बजे इस्लामाबाद निकल जाना है। तो मैंने जिन लोगों को पैसे देने का वादा किया हुआ है, मैं उनको क्या जवाब दूंगा? बोलो। वो सब टेंशन न ले, मैं अभी कॉल करते, अभी कॉल करता। हेलो, अच्छा सब मैं शफीक बात कर रहा हूँ नवीद भाई की शॉप से। वो पैसे आपसे क्या आप इस्लामाबाद के लिए निकल गए? हाँ दोगी शफीक, अब एक ही बात हो सकती है, या तो तुम मुझसे पैसे लेके आओ और यहाँ फिर दफा दो यहाँ से। पैसे मैं कहाँ से ला के दे सकता हूँ आपको नवीद भाई? मैं इसके अलावा कहाँ जाऊँगा? मेरा तो ख्याल है कि मैं तुम्हारा हिसाब ही कर दूँ। प्लीज नवीद भाई प्लीज, मैं तुम्हारी एक नहीं सुनूंगा। प्लीज बॉस, मैं कहाँ जाऊँगा यार, ऐसा ना करें। और मेरी तरफ से जहाँ जाना जाओ कहो।
तुम्हें इसने निकाल दिया, तुमने घर जाकर सोचा, तुम्हें गुस्सा आया और रात को तुमने अपना बदला ले लिया। ये झूठ है थानेदार साहब, सच बोल दो वरना। सच बोल रहा हूँ मैं उधर ही खड़ा था जब उनका गुस्सा खत्म हो गया। गुस्सा खत्म क्यों हो गया? दरअसल सर उनकी एक आदत ही ऐसी है कि उनका गुस्सा वक्ती तौर पे होता है और थोड़ी देर बाद खत्म हो जाता है। मैं तो एक अरसे से उनको जानता हूँ। सर ये ऐसे नहीं बोलेगा सच। इसको ले जाओ और पांजा लगाओ इसे, ये खुद ही बोलेगा। सर मैंने नहीं मारा हूँ, मैं सच कह रहा हूँ सर, मैंने नहीं मारा। शफीक सच बताने को तैयार ना था। वो पुलिस को कहानी का वो रुख दिखा रहा था जो वो दिखाना चाहता था, लेकिन पुलिस तो कुछ और ही जानना चाहती थी और शफीक बताने को तैयार नहीं था। वो सिर्फ यही कह रहा था कि उसके और नवीद के बीच ऐसी कोई अहम वजह नहीं थी जिसकी वजह से वो नवीद को मारता या मारने के लिए किसी को पैसे देता, लेकिन पुलिस उसकी बात पर यकीन करने को तैयार नहीं थी और शफीक की रात भर धुलाई का फैसला किया गया। अब देखना यह है कि शफीक पुलिस की मार खाने के बाद कत्ल का इकरार करता है या नहीं। जी 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 ठीक है जी, मैं ठीक है सर। हाँ अफजल, क्या बना? शफीक कुछ बोला? नहीं सर, रात भर मार खाने के बावजूद वो अपनी बात पर कायम था, लेकिन उसने नहीं मारा। अफजल पता करो कि ये कोई प्रोफेशनल मुजरिम तो नहीं। इसका रिकॉर्ड चेक किया? सब कुछ चेक किए सर। पुलिस की मार के बाद मुजरिम भी सच बोल देते हैं, ये क्यों नहीं मान रहा? लगता है सर वो इसमें शामिल नहीं होगा। अगर वो इसमें शामिल नहीं है तो फिर कौन हो सकता है? यही तो अजीब बात है सर। भाई देखो, कोई कारोबारी पैसे के लेन देन का मामला ना हो, चेक करो इसे। ठीक है सर। सर लेकिन ऐसा होता तो शफीक कुछ ना कुछ बता देता। भाई हो सकता है कि शफीक को हर बात का पता ना हो। आप ठीक कह रहे हैं सर, मैं चेक करता हूँ सर। और हाँ, वो फोन कॉल रिकॉर्ड का क्या बना? उम्मीद है सर वो भी आज मिल जाएगा। अब सर मुझे लगता है कि हम फिर एक बंद गली में खड़े हो गए हैं। शायद फोन कॉल रिकॉर्ड से कुछ मिल जाए। हो सकता है सर। ठीक है, ओके सर। पुलिस को शफीक की रात भर धुलाई के बाद भी कुछ हासिल नहीं हुआ था, क्योंकि शफीक अपनी बात पर अटल था कि उसने नवीद का खून नहीं किया। अब पुलिस के लिए सवाल था कि अगर शफीक, जमाल और नवाज ने भी ये काम नहीं किया तो फिर कौन कर सकता था? कौन था जिसको नवीद से दुश्मनी थी? लेकिन ना तो उसके बारे में नवीद के वालिदैन जानते थे, ना ही दोस्त जमाल और नवाज, और ना ही मैनेजर शफीक। अब पुलिस का अगला कदम क्या होगा, इस हकीकत से पर्दा उठाएंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। नाज़रीन, ब्रेक पर जाने से पहले हमने आपको दिखाया कि पुलिस की हर मुमकिन कोशिश के बावजूद सामने कुछ नहीं आ रहा था। अभी तक की सूरत हाल से तो यही लग रहा था कि मुजरिम बहुत चालाक और वो किसी भी तरह कानून के शिकंजे में आने वाला नहीं है। नाज़रीन, कहीं ऐसा तो नहीं पुलिस इर्द गिर्द नजर डाल रही थी, जबकि मामला हो सकता है अपने किसी करीबी से मुताल्लिका हो और उधर अभी तक पुलिस की नजर ही ना जा रही हो। उधर फ़ोन कॉल्स के रिकॉर्ड से अनवर को थोड़ी उम्मीद थी, लेकिन वहां से भी कोई लीड ना मिली तो काफ़ी मुश्किलात पैदा हो सकती हैं पुलिस के लिए भी। अस्सलाम वालेकुम थानेदार साहब। वालेकुम सलाम। सर वो कुछ पता चला कातिलों का? देखिए भाई साहब, हम इसी केस पर काम कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कुछ खास बात सामने नहीं आई। कुछ खास बात सामने नहीं आई तो क्या ये कत्ल भी फाइलों में दब के रह जाएगा? नहीं नहीं भाई साहब, ऐसी बात नहीं है।
मेरा आपसे वादा है कि मैं इसका हल निकाल कर छोड़ूँ। सर फोन कॉल्स के रिकॉर्ड आ गए हैं। गुड। कोई खास बात? सर शफीक का इनसे कोई राब्ता नहीं हुआ, अलबत्ता जमाल और नवाज इन दोनों के 2 से 3 मरतबा कॉल की है। इसके अलावा एक कॉल घर की है। हाँ, वो उस रात 10 बजे मेरी उसकी बात हुई थी। अच्छा, कोई खास बात की हो जो पहले ना की हो? नहीं, कोई खास बात नहीं, बस हालचाल पूछा है। कह रहा था पैसे भेजूंगा, दवाई ना रोकना, और तो कोई बात नहीं। अफजल, नवाज और जमाल की बातों का रिकॉर्ड क्या कहता है? तुम इनकी लोकेशन चेक करो कि जब उन्होंने कॉल की तो उनके फ़ोन की लोकेशन क्या थी, बकौल उनके कि वो दाता साहब रुके। ओके सर। और एक और ख़ास बात कि मैंने उनकी फ्लैट वाली बिल्डिंग के सामने सीसीटीवी कैमरे देखे, उनकी फुटेज निकलवाओ, हो सकता है हमें कुछ मिल जाए। सर वाकई इस तरफ तो हमारी तवज्जो ही नहीं गई। लगता है हम मुजरिम तक पहुंच जाएंगे। और दूसरा, फोरेंसिक वालों को बुलाओ, क्राइम स्पॉट पर एक दफ़ा फिंगरप्रिंट्स का जायजा लो। मैच के लिए नवाज, जमाल और शफीक के फिंगरप्रिंट्स। ओके सर। ओके। आप फिक्र ना करें भाई साहब, हम इंशाल्लाह पूरी कोशिश कर रहे हैं। नवीद का बाप अपने बेटे के कातिल ढूंढने के लिए बेचैन था। उधर पुलिस को फ़ोन कॉल्स का रिकॉर्ड भी मिल गया था। थानेदार एक दफ़ा जमाल और नवाज के फ़ोन कॉल्स से और उनके लोकेशन के बारे में भी जानना चाहता था। क्या वो बिल्कुल दुरुस्त समत में जा रहा था या सिर्फ शक की बुनियाद पर? क्या कोई ऐसा बंदा नवीद का कातिल हो सकता था जिस पर उसकी एहसानात हो? पुलिस को अब एक और क्लू भी नजर आया था, वो था सीसीटीवी कैमरा। अब अगर कैमरा ऑन मिल गया और उसकी फुटेज भी मिल गई तो काफ़ी हद तक ये चांस था कि पुलिस नामालूम मुजरिम तक पहुंच जाएगी। जमाले, वो कहीं पुलिस हम पे शक तो नहीं कर रही? नहीं, मेरा नहीं ख्याल। वैसे शक करने की कोई वजह भी तो नहीं है। ओ जमाले, मैंने कई क्राइम स्टोरियां देखी हैं, पुलिस सबसे ज्यादा साथ रहने वाले पे शक करती है। ओए तू खुद को काबू में रखना और कहीं शक करवा के अपने ऊपर शक ना करवा लेना। और हाँ, और ये जो सवाल पूछते हैं ना, ये सबसे ज्यादा शक उन्हीं पे करते हैं। और देखो, मैं अपने आप को काबू रखने की कोशिश तो कर रहा हूँ। ओए कोशिश जरूरी है, अब वरना कोशिश ना करके भी ना बंदा किसी न किसी मामले में फंस जाता है। जमाले, तू नवीद के वालिद साहब से मिला है? हाँ, हौसला तो दिया उन्हें। अब हमें वापस जाने की इजाजत कब मिलेगी? जब नवीद का केस क्लोज हो जाएगा। हाँ, और कहीं घर वालों की याद तो नहीं आ रही? हम जिसके पास रह रहे थे वो ही नहीं रहा, तो अब हम क्या करेंगे? हाँ, बात तो तेरी ठीक है, बस दुआ करो हम किसी मुश्किल में फंसे बगैर क्लियर हो जाएं। आमीन आमीन। हेलो जी सर जी। जी ठीक है सर जी। जी ठीक है सर जी। क्या हुआ? फोन था, कहते थाने आ जाओ। आ जाओ, खैर तो है ना? जमाल और नवाज पुलिस की तफ्तीश से परेशान थे और जल्द से जल्द केस के ख़त्म होने का इंतज़ार कर रहे थे ताकि उसके बाद वो अपने शहर को वापस लौट जाएं, क्योंकि नवीद के बाद उन्हें यहाँ कोई कामकाज तो नजर नहीं आ रहा था। नवाज को घबराहट पर काबू पाने के लिए जमाल बार बार कह रहा था, लेकिन ऐसे में उनको एएसआई शहबाज की कॉल आ गई थी। पुलिस अब उनसे क्या पूछना चाह रही थी? नवाज काफ़ी परेशान हो गया था। उनकी परेशानी की वजह सिर्फ तफ्तीश से बचना था या बात कुछ और थी? अच्छा, मैंने कह दिया ना, करता हूँ कुछ करता हूँ। ठीक है, ओके। सर एक हैरान कुन बात देखने को मिली है। कौन सी बात? सर आपका सीसीटीवी कैमरे वाला आइडिया काम कर गया है। वेरी गुड। क्या मिला? सर कैमरे में जमाल और नवाज रात 12 बजे बिल्डिंग में दाखिल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्या?
सर इनके फ़ोन की लोकेशन भी फ्लैट के इर्द गिर्द की है। उस रात दाता साहब दिखाई नहीं दिए। ओह, तो फिर ये हमें क्यों चक्कर दे रहे थे कि वो उस रात दाता साहब हैं? सर मुझे लग रहा है कि ये मुजरमों के बारे में कुछ जानते हैं, क्योंकि रात 2 बजे के बाद ये कैमरे में जाते हुए दिखाई देते हैं। ये रात 12 बजे के करीब आते हैं और 2 बजे चले जाते हैं। इसके दरमियान कहीं आए गए हों? नहीं सर। इनको बुला लो। अब ये बताएंगे कि मुजरम कौन थे और कहाँ हैं। हो सकता है कि ये खुद कातिल हो। सर आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन ये क्यों नवीद को मारेंगे? ये तो वही बताएंगे। ओके सर। और हाँ, उनको ये शक नहीं होना चाहिए कि हमें कुछ पता चल गया। आप फिक्र ना करें सर। ओके। सीसीटीवी फुटेज ने यह बात खोल कर रख दी थी कि जमाल और नवाज उस रात मज़ार पर नहीं गए थे, बल्कि फ्लैट पर रात को 12 बजे आए थे और रात 12 बजे के बाद यानी 2 बजे वापस चले गए थे और कत्ल का टाइम भी उसी के बीच में था। अब पुलिस को इस बात पर यकीन था कि या तो यह कत्ल जमाल और नवाज ने किया है या वो उन कातिलों के बारे में जानते ज़रूर हैं, मगर किसी दबाव की वजह से झूठ बोल रहे हैं। सच क्या था अब सामने आने ही वाला है। तुमने कहा था कि उस रात तुम फ्लैट पर नहीं आए और दाता साहब। जी सर। झूठ बोल रहे हो तुम। मुझे सच जानना है, सच। सच? यही है सच सर। यही सच है। रात के 12 बजे फ्लैट पर क्या करने आए? देखो, पुलिस के पास ऐसे ऐसे अरबे हैं कि तुम्हारी रूह भी चीख मारकर बताने पे मजबूर हो जाएगी। लेकिन मैं नहीं चाहता कि हमें ऐसा कुछ करना पड़े। तुम कातिलों के बारे जानते हो, इसलिए साफ साफ बता दो, क्योंकि रात के 12 बजे आना और 2 बजे चले जाना, ये सब क्या है? सर ये ऐसा नहीं बोलेंगे, इनको ट्रीटमेंट देना पड़ेगा। जो मर्जी करो, मुझे इनका जवाब चाहिए, जवाब। बोला। मैं बताता हूँ साहब जी, मैं बताता हूँ। जल्दी बोलो। साहब जी, नवीद को हम दोनों ने मारा है साहब जी। तुम दोनों ने? मगर क्यों? मुझे उसके नीचे काम करके बड़ी तकलीफ होती थी सर। उसकी थोड़ी सी बात भी मुझे बहुत बड़ी लगती थी। वजह? उसका बाप हमारे गांव का कमी था और हम जिम्मेदार। लेकिन किस्मत ने हमें मजबूर कर दिया था उसके आगे हाथ फैलाने से। नहीं जाए नहीं। पुलिस अभी तक जिस कत्ल के केस में खुद को मजबूर समझ रही थी, उसका बड़ा ही हैरानकुन हल सामने आ गया था। कातिलों ने कत्ल का एतराफ कर लिया था, मगर ये क्या उन लोगों ने नवीद को कत्ल कर दिया जिन पर उसे काफी सारे एहसानात थे। वो नवीद के यहाँ काम करते थे और उसी की जान के दुश्मन थे। अभी इसी कत्ल की हकीकत से कातिल पर्दा उठाएंगे, हम आपको दिखाएंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। नवाज और जमाल खुद को जिम्मेदार और नवीद को एक कमी का बेटा समझते थे और उनको इस बात की तकलीफ थी और हसद था कि वो छोटी जात का होकर हमारा मालिक बन बैठा है और हम जिम्मेदार होकर भी उसके मातहत काम करने पर मजबूर है। इसी सोच ने उनको नवीद के बारे इतना बुरा सोचने पर मजबूर किया कि उन्होंने नवीद की जान ही ले ली, वो भी बगैर दुश्मनी के। उनको वो दिन भी भूल गए थे जब वो कुछ नहीं थे और नवीद के पास आए थे। अभी शफीक, मैं ज़रा मार्केट जा रहा हूँ, सेल के लिए कुछ नए कस्टमर मिल जाएंगे। जी ठीक है शफीक भाई। जी क्या लेंगे आप? लेना कुछ नहीं है जी, वो हमें नवीद साहब से मिलना है। जी नवीद साहब। जी फरमाइए। मैं ही नवीद हूँ। जी मैं जमाल हूँ और ये नवाज है जी, और हम मानसेरा से आए हैं। मानसेरा से? अच्छा जी, और मैं भी वहीं पे रहता हूँ।
मेरा गांव भी उसके साथ ही है। हम भी उसी गांव के हैं जी, और आपका वहीं से पूछ कर आए। ये तो मेरे लिए बड़ी इज्जत की बात है। बताएं मैं आप लोगों की क्या मदद कर सकता हूँ? नवीद भाई, हमारे पास कोई काम नहीं है यार। लाहौर में रहते हुए हमें 1 साल हो गया। बस कभी दिहाड़ी लग जाती है और कभी नहीं लगती। अच्छा, ये तो बड़ी परेशानी की बात है। मैं क्या कर सकता हूँ आप लोगों के लिए, बताएं। आप हमें ना अपने पास ही एडजस्ट कर ले, हम आपकी पूरी मदद करेंगे। मेरा काम तो अभी भी चला है, मैं फिर भी कोशिश करता हूँ। शफीक भाई, इनको मार्केट में भेजे सेल के लिए, काम भी अच्छा हो जाएगा। अच्छा जी, ये तो बड़ी खुशी की बात है। चलें ठीक है, आप आज से ही काम पे लग जाएं। आपका काम है मार्केट में माल पहुंचाना और वहाँ से ऑर्डर लेके आना। आपकी बड़ी बड़ी मेहरबानी यार नवीद भाई। और मेहरबानी वाली बात कौन सी है जनाब? और मुझे तो खुशी होगी कि मैं आप लोगों के काम आऊँ। आप लोगों की सैलरी 10,000 होगी। वैसे आप रहते कहाँ पे हो? वो रहते कहाँ जी? सड़कों पर या दादा दरबार। बोले जी, ये तो बड़े अफसोस की बात है। और जनाब, आप मेरे शहर के होते हुए सड़कों पे सोएंगे। और जनाब, मेरे पास एक छोटा सा फ्लैट है, अगर आप लोग चाहें तो वहाँ पे रह सकते हो। अरे नवीद भाई, आपने तो हमारा हर मसला ही हल कर दिया यार। नहीं जनाब, मसले वाली कौन सी बात है। मैं आप लोगों का हर तरह से ख्याल रखूंगा, लेकिन एक बात आप याद रखना, मैं काम में कोताही बर्दाश्त नहीं करता। आप ना बेफिक्र हो जाए। हाँ ऐसे ही हो। चले भाई शफीक भाई, आप इनको चाय पिलाएं, खाना खिलाएं। आज से ये हमारे मेहमान हैं और इनको काम भी समझा दें। आप जाएं, मैं हूं ना, कोई सब मसला संभाल लूंगा, इजी हो जाए। ठीक है, अब जाए मार्केट। चलो भैया आओ, चले। खाना पहले खाना फिर काम। चलो। नवीद ने पहली दफ़ा जमाल और नवाज को मिलने के बावजूद उनको काम पर रख लिया था और उनके 2 बड़े मसले चुटकी बजाकर हल भी कर दिए थे। पहला मसला उनकी बेरोजगारी थी और दूसरा रिहाइश ना होना था। अब उनकी ज़िंदगी हमवार राह पर चल रही थी, लेकिन नवीद ये नहीं जानता था कि वो अपने गांव के 2 जवानों को नौकरी नहीं दे रहा, बल्कि अपनी मौत को नौकरी दे रहा है। हाँ भाई, क्या बना? कोई काम नहीं हुआ नवीद भाई, कोई ढील नहीं हुई। वो ऐसे नहीं चलेगा जनाब। मैं ऐसे ही तो आप लोगों को तनख्वाह नहीं ना दे सकता, और मैं भी यही से कमाता हूँ। आप लोगों को काम करना पड़ेगा। कोशिश तो बहुत की थी। और भाई मुझे कोशिश नहीं, रिजल्ट चाहिए, रिजल्ट। और बेले बैठा के मैं आप लोगों को रोटियां तो नहीं ना खिला सकता। हमारा काम ऐसे ही है, अगर आप लोग काम करेंगे तो ठीक है, वरना वापस। नहीं भाई, हम कोशिश करेंगे। यही अच्छा है। मुझे कोई शौक नहीं है आप लोगों को पालने का। आप लोग ना कोई और काम देख लो। नहीं नहीं नवीद भाई, हम यहीं पे रह के ना आपको कामयाब होके दिखाएंगे। हाँ, लेकिन काम को तेजी से करना होगा, मुझे सुस्ती नहीं चाहिए। आपको शिकायत का मौका नहीं मिला। जमाल और नवाज थोड़े काम चोर थे। वो बाहर जाकर भी ज़्यादा मेहनत नहीं करते थे, लेकिन तनख्वाह टाइम पर लेते थे। अब तो नवीद ने उनके 3 टाइम के खाने की जिम्मेदारी भी ले ली थी, लेकिन वो सिर्फ उनसे काम चाहता था, मगर फिर भी वो उसमें भी हेरा फेरी करते थे। यही वजह है कि नवीद को थोड़ा गुस्सा आ गया। आज फिर बेइज्जती। ये आखिरकार अपने आप को समझता क्या है? ये अपने आप को ना बहुत बड़ा बिजनेसमैन समझता है, और हमें काम कर कर रोटी मांगने वाले कमी थर्ड क्लास लोग। पहले तो ये नहीं जानता था, पर अब तो जानता है ना कि हम जिम्मेदार हैं, और वो कम्मी की औलाद है, कम्मी की। ओए इसी बात का तो बदला लेता है, एहसास से कमतरी कम करता है। मेरा दिल करता है नवाज, मेरा दिल करता है कि इससे सब कुछ छीन के ना इसको सड़क पे खड़ा कर दूं। वो इतना आसान नहीं है सड़क पे खड़ा कर दूं। और सड़क पे खड़ा करना आसान नहीं है, तो इससे मार तो सकता हूँ ना, और जलालत का किस्सा ही खत्म। वो कैसे करोगे किस्सा खत्म? मारना इतना आसान नहीं है। और ये काम मैं आज ही करूँगा। कैसे?
वो कैसे? जब ये सोता है ना, इसका गला दबा दूंगा। अगर उसकी आंख खुल गई तो? ओए, हमसे ज्यादा ताकतवर तो नहीं है ना। ओए, ये काम हम दोनों मिलकर भी कर सकते हैं। पुलिस सबसे पहले हमें पकड़ेगी। कुछ सोचते हैं, क्यों ना ऐसा करें कि इसके सारे पैसे छीन लें और डकैती का केस बना दें। मेरी गल सुन ले जमाले, किसी साहब में ना फंसा दी तू मुझे। तू क्या करना चाहता है यार? और तुम छोड़े इस बात को, ये किस्सा आज खत्म करेंगे। आओ बेटा। वो कैसे करेगा तू खत्म? नवीद का पूछना जमाल और नवाज को बुरा लगता था और आज तो इंतहा ही हो गई बुरा लगने की। जमाल ने अपनी बेइज्जती और अना का बदला लेने के लिए नवीद के कत्ल का मंसूबा भी बना डाला और फिर उसको मार भी डाला। उनकी प्लानिंग फूल प्रूफ थी, लेकिन उनको ये याद नहीं रहा था कि जुर्म कभी भी छुप नहीं सकता। लानत है तुम जैसे लोग। एक नौजवान को इसीलिए मार दी। जलन होती थी साहब मुझे उसकी पोजीशन देखकर। जलेगा जलेगा अब तू भी, लेकिन सिर्फ पछतावे की आग, और वो भी जिंदगी भर। साहब जी, ये सात पात का नशा भी बड़ा बुरा होता है थानेदार साहब। सात पात इंसानियत से भी बड़ी होती है क्या? होती है साहब, होती है। आपकी इस कुर्सी से भी ज्यादा नशा होता है। एक बार भी ख्याल नहीं किया तुमने कि एक ऐसे बंदे को मारने जा रहे हो जब तुम्हारे पास रोजगार नहीं था। लाहौर में उसने तुम्हें रोजगार दिया, तुम्हें रहाइश दी। साहब जी, उसकी सारी नेकियों पर एक ही बात मारी थी साहब जी, वो हमें जानबूझकर दलील करता था। अब चक्की पीसो अब सारी उम्र जेल। तुम्हें पता चले कि किसी का सहारा कैसे छीनते। अफजल। जी सर। इनकी पक्की चार्जशीट बनाओ। ओके सर। तो ये सारी उम्र जेल की चक्की पीस। ठीक है सर। ले जाओ इसको माफ कर दो साहब जी। नाज़िन, हसद बहुत बुरी चीज़ है। ये तुम्हारी नेकियों को खा जाता है, इसीलिए हमेशा रब से अपने लिए मांगो तो साथ सबके भले की दुआ करो। दूसरे के जानो माल को अपना समझना या ये समझना कि वो क्यों खा रहा है, मैं उसका भी छीन लूँ, ये बुराइयों की जड़ है। इसी हसद ने जमाल और नवाज को नवीद जैसे नौजवान की जान लेने पर मजबूर कर दिया। नाज़िन, इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त और इसी के साथ मेरी टीम को भी दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।